हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ बेटा। मैंने आप सभी के लिए एक MSc मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक बनाई है। अगर आपको उसको परचेज करना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड एक किताब पूरी की पूरी MSc समाप्त, एक ही बुक से पूरी की पूरी MSc का सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम अपना इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटीग्रल इक्वेशन नाम सुन के ही हमारा माइंड सीधा डायरेक्ट जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन जैसे कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, डिफरेंशियल हो गया, और बहुत सारी इक्वेशन है, मैंने लिखी नहीं है। मैंने फेमस से जो हमने कुछ बचपन में पढ़ी, कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ी, वो लिख दी यहाँ पे। ठीक है, और टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, लॉगरिथमिक इक्वेशन होगी, बहुत सारी इक्वेशन है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो हम ये करते थे, जैसे कि मैंने ये लिख लिया तो मैं इसको क्या बोल देती थी कि ये मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों हम लीनियर इक्वेशन किसको कहते थे? जो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। यहाँ पे x है तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती थी उसको हम लीनियर इक्वेशन कह देते थे। और इक्वेशन का जो फंडा है वो चीज़ ध्यान समझना, इक्वल टू का साइन आता है। अगर मैं सिंपल सा 3x + 6 लिखूँ तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतना क्लियर? ये तो 9th क्लास का बेसिक सा है। अगर 3x + 6 मतलब सिंपल ये है तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इक्वल टू में मैं कुछ यहाँ पे लिख दूं तो वो मेरे पास बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो, ये चीज समझ आ गई, बचपन में की हमने। और ये सिर्फ ये मैंने एक वेरिएबल में बोला, 2 वेरिएबल में भी होता है, जैसे 2x + k3y = 6, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। तो अगर मैं इनकी हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो मैंने बचपन में बेसिक चीजें हैं हमारी पढ़ी हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक में बेटा कुछ हमने इस तरीके से, तो इसमें देखो वेरिएबल वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर अगर 2 हो जाए तो हम उसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज तो पढ़ी हुई है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन जैसे कि मेरे पास ही हो गया, इस तरीके से मैंने ले ली। अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो जिस इक्वेशन के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ये चीज ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो जाए उसको हम बोल देंगे क्यूबिक। ठीक है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी उसको लीनियर इक्वेशन, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी क्वाड्रेटिक, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 रहेगी क्यूबिक। और डिफरेंशियल किसे कहते हैं? कि मेरे पास जिस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का यूज हो जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 या 3 जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डिफरेंशिएशन यूज हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये तो मैंने लीनियर लिख दी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, मतलब बहुत सारी है। तो अब देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 1 तो लीनियर मतलब सबका, 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक, 3 आ गया तो क्यूबिक, और इक्वेशन में हमने डेरिवेटिव यूज कर दिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन में मैं यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक वाली चीजें यूज कर दूं तो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से कर लें, मतलब कोई भी टिग्नोमेट्रिक टर्म आप यूज कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ कर दें तो जैसे टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर लॉग वाली टर्म आ जाए कहीं पे, ठीक है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो माइंड में ये चीजें आई
इक्वेशन में डिफरेंशिएशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज हो रही तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन में अगर लॉग यूज हो रहा है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर हम इंटीग्रल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो जिस इक्वेशन में इंटीग्रेशन आ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, इंटीग्रल इक्वेशन। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिंपल सी चीजें नाम से ही हमें पता चला, डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाए, लॉगरिथमिक में लॉग वाली टर्म आ जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी इक्वेशन में अगर इंटीग्रल साइन आ जाएगा तो हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन बोल देंगे। जैसे बेटा तो ये चीज समझ आए कि किसी भी इक्वेशन में अगर इंटीग्रल साइन आ गया तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। क्यों? जैसे कि मैंने सिंपल एक एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। क्या ये इंटीग्रल इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल, इसकी इंटीग्रेशन हम मतलब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ये सिंपल इंटीग्रेशन वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि शायद इंटीग्रल साइन भी ना आए। नहीं बेटा, जब इंटीग्रल इक्वेशन की बात हो रही तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का साइन तो आएगा ही आएगा, तो ये तो आएगा। बट जब इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने की बात आई तो हमारे पास इंटीग्रल साइन के साथ साथ कुछ कंडीशन होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन इंटीग्रल के साइन के साथ आ जाती है तो हम उसको बोल देते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। बात समझ आई? ये चीजें तो हमें इनके नाम से ही पता चल रही थी। बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटीग्रल इक्वेशन में अगर इंटीग्रल साइन आ जाए तो हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन बोल देंगे। नहीं, इंटीग्रल इक्वेशन के साथ कुछ कंडीशन वहां पे आएगी तभी हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। तो पहले हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। टॉपिक जो होगा सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जो इंटीग्रल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया आई डॉट ई डॉट, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स देखेंगे कुछ कि किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन होती है। इसके बाद हम देखेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे 4 टॉपिक है। अब देखो, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखो, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, ऑब्वियसली इक्वेशन, तो इंटीग्रल इक्वेशन एक इक्वेशन है इन विच द अननोन फंक्शन अकर्स अंडर द इंटीग्रल साइन। पहले मैं पूरा पढ़ देती हूँ उसके बाद बताती हूँ। द नेम इंटीग्रल इक्वेशन फॉर एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग द अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स अंडर द इंटीग्रल साइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्यू बॉयस रेमंड इन 1888, ठीक है। अब देखो क्या है, मेरे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो एक इक्वेशन ही है जिसमें अननोन फंक्शन जो है वो इंटीग्रल साइन के अंदर आता है। जैसे कि अगर मेरे पास इंटीग्रल साइन है तो मेरे पास कोई एक फंक्शन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे जो फेमस है वो यू है, यू ऑफ एक्स। अब देखो मैंने ये अननोन फंक्शन ले लिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन फंक्शन मतलब क्या हो गया मेरे पास, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जिसको हमें फाइंड करना है। बात समझ आई? अननोन फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं उस फंक्शन की क्या फंक्शन है, मतलब उसको हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये अननोन फंक्शन जो है वो इंटीग्रल के अंदर प्रेजेंट होगा। अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे यू ऑफ टी लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। कंडीशन आपको आई थिंक समझ आ गई होगी किस इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन एक इक्वेशन ही है, ठीक है, जिसमें अननोन फंक्शन जो है वो इंटीग्रल साइन जो होता है हमारे पास उसके अंदर आता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज, अगर इंटीग्रल जैसे मैंने ले लिया यहाँ से y और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कुछ भी ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल साइन ले लिया और यहाँ पे मैंने कुछ भी x प्लस के y नहीं लेना बेटा, x में ले लेते हैं,
यहाँ पे ले लिया मैंने x प्लस के t, और यहाँ पे ले लिया मैंने u ऑफ t और dt। अब मुझे यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे ये चीज तो मुझे पता है, y की वैल्यू जो y फंक्शन होगा वो भी मुझे पता है, नॉन फंक्शन है। यहाँ पे मुझे u ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन के अंदर इस टाइप का मतलब जिसको निकालना है उसी को इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया, इंटीग्रल साइन के अंदर डाल दिया। तो बेटा ऐसे कैसे फाइंड करेंगे? तो इस टाइप के जो इक्वेशन है उन्हीं को हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। इनके हमारे पास कुछ मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम अगर बोलते हैं वॉल्टर इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन, ये फेमस चीज़ें हैं। इस तरीके से हम उनकी हेल्प से सॉल्यूशंस निकालते हैं। काफ़ी सारे हमारे पास सॉल्यूशंस के मेथड भी आएंगे, ठीक है। तो हम तब इस टाइप की इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन निकालते हैं। बात समझ आई कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसमें इंटीग्रल जो साइन है उसके अंदर ही हमारे पास अननोन फंक्शन आ जाए, जिसको हमें फाइंड करना है ना, वो उसके अंदर ही बैठा हो, ठीक है। जब ये इसके अंदर ही बैठा होगा तो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मेथड्स है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, द नेम इंटीग्रल इक्वेशन फॉर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द अननोन फंक्शन, ये वाला जो है। अब 1888 में जो हमारे यहाँ पे ड्यू बॉयस रेमंड ने हम इंटीग्रल साइन के अंदर, मतलब इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन को इन्वॉल्व करने वाली कोई भी इक्वेशन का नाम इंटीग्रल इक्वेशन दिया था। बात समझ आई? अब ये चीज तो हमें समझ आ गया कि इंटीग्रल इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो हम 1888 में जो ड्यू बॉयस रेमंड है, उन्होंने इंटीग्रल साइन जो है हमारे पास, इंटीग्रल साइन के अंडर अननोन फंक्शन को इन्वॉल्व करने वाली हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसका नाम इंटीग्रल इक्वेशन दिया था। जैसे कि मैंने अभी बताई, एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे बताई थी आपको अभी, ठीक है। एक इक्वेशन बताई जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर एक अननोन फंक्शन हमारे पास बैठा हुआ है। तो वो यही कह रहे हैं कि 1888 में जो ड्यू बॉयस रेमंड थे, उन्होंने इंटीग्रल के अंदर अननोन फंक्शन को इन्वॉल्व करने वाली कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसका नाम इंटीग्रल इक्वेशन दिया था, ठीक है। तो आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, और डेफिनेशन भी आपको यहीं से मिल जाएगी कि हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर होता है। और 1888 में जो ड्यू बॉयस रेमंड है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस किया था कि इंटीग्रल साइन के अंदर जो है अननोन फंक्शन में, अंडर मतलब मैं वही बोल रही हूँ, अंदर, इनसाइड इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन का नाम जो है वो इंटीग्रल इक्वेशन दिया था, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है, और फिर आगे चलते हैं। अब देखो, इंटीग्रल इक्वेशन, an integral equation is an equation in which an unknown function appears under one or more integral sign। इसमें क्या बोला गया, वही चीज है जो पीछे वाली है, कि मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन एक इक्वेशन ही है जिसमें अननोन फंक्शन जो है मेरे पास वो 1 या उससे ज्यादा, ठीक है, इंटीग्रल साइन जो है उनके क्या है, अंदर प्रेजेंट हो। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। 1 हो या उससे ज्यादा हो, बट इनके अंदर प्रेजेंट हो। जो इंटीग्रल साइन है ना, इसके इनसाइड हो, मतलब अंदर की साइड हो, ठीक है, अननोन फंक्शन। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उनको हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
कि कोई भी मतलब जब इक्वेशन की बात आती है तो अगर इक्वेशन में इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल का साइन आ रहा है तो हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जिसको हमें फाइंड करना मतलब अननोन फंक्शन जो हो वो इंटीग्रल साइन के अगर अंदर ही बैठा हो तभी हम उस इक्वेशन को इंटीग्रल साइन बोलेंगे। तो ये चीज माइंड में सेट कर लेना कि हम इंटीग्रल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें इंटीग्रल साइन के अंदर, जो इंटीग्रल साइन एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अननोन फंक्शन उसके अंदर बैठा हो। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इक्वेशन हमने दी है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से एक्स तक के एक्स टी यू ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा ए से इंटीग्रेशन ए से एक्स तक के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। फिर मेरे पास थर्ड इक्वेशन हमने ले ली यू ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इनको मैंने बोला कि ये मेरे पास क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन। कैसे? अब वो चेक करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है कि इंटीग्रल साइन पर जाओ, उसके अंदर ये देखो कि जिसको हमें फाइंड करना है क्या वो उसी के अंदर बैठा हुआ है। अगर उसके अंदर बैठा हुआ है तो हम बोल देंगे कि ये इंटीग्रल इक्वेशन होगी। बात समझ आ गई? इंटीग्रल इक्वेशन मतलब इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा हो, जिसको हमें फाइंड करना हो वो उसी के अंदर बैठा हो। अब देखो ये इक्वेशन मैंने सारी की सारी पढ़ ली। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास x है, x और t जो है मेरे पास वो वेरिएबल है यहाँ पे। तो x जो है मेरे पास a से b तक है और t भी a से b तक है। x और t मेरे पास वेरिएबल है, a और b मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। इतना क्लियर हो गया? और जो x है वो a से b तक है और t भी a से b तक। अब देखो आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में ध्यान दिया होगा कि मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दिस है, यहाँ पे यू ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो सब जगह चल ही रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब हम इनको इंटीग्रल इक्वेशन कैसे कह सकते हैं, देखो पहले नीचे पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं और आपको भी समझ आ जाएगा। वेयर द फंक्शन यू ऑफ एक्स इज द अननोन फंक्शन। जो मेरे पास यू ऑफ एक्स है वो क्या है, मेरे पास अननोन फंक्शन है। वाइल द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड के एक्स टी, जो के है मेरे पास वो दो वेरिएबल का फंक्शन है। x एंड t दो वेरिएबल का फंक्शन मतलब जो मेरे पास के एक्स टी होगा वो x और t का मिक्स करके, जैसे x हो गया और यहाँ पे प्लस के t हो गया, इस तरीके से मतलब कुछ भी जो भी इसकी वैल्यू होगी वो x और t में होगी। ठीक है, तो x t का फंक्शन है। ठीक है, टू वेरिएबल्स का। इतना के लिए आर नॉन फंक्शन मतलब मुझे एफ एक्स जो फंक्शन है और जो ये है के एक्स टी ये मेरे को नॉन मतलब मुझे पता है। एंड लैम्डा जो है, लैम्डा भी तो यूज हुआ ना यहाँ पे। एंड ए एंड बी जो है, लैम्डा ए एंड बी आर कांस्टेंट, और ये तीनों जो है वो मेरे पास क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन। देखो यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन हम उन इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा हो। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरे पास u ऑफ x क्या है, अननोन फंक्शन। तो अननोन फंक्शन है तो इंटीग्रल इक्वेशन होने के लिए ये इंटीग्रल साइन के क्या होगा, अंदर बैठा होगा। तो फर्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये बैठा हुआ है इंटीग्रल साइन के अंदर, तो दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन। बात समझ आई? यहाँ पे देखो ये यहाँ पर भी है मतलब बाहर भी है, बट इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर बैठा हुआ है। ये चीज ध्यान देना आपको। हमें इससे इतना कोई इशू नहीं है, हमें तो सिर्फ इंटीग्रल इक्वेशन के लिए क्या चाहिए कि अननोन फंक्शन जो है वो इस इंटीग्रल साइन के अंदर बैठा हो। तो यहाँ पे बैठा तो दिस इज
इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी है बट हमें क्या मतलब है, जो इंटीग्रल साइन है उसके अंदर बैठा हो, तो ये इंटीग्रल साइन के अंदर भी बैठा हो। तो इस चीज से तो ये मेरे पास क्या होगी, तीनों की तीनों इंटीग्रल इक्वेशन होगी। एंड इसके साथ साथ मैं क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मेरे पास जो ये है, ये मेरे पास अननोन फंक्शन है, मतलब इसके बारे में हम जानते नहीं, इसको फाइंड करना है हमें। बट एफ ऑफ एक्स हो गया और ये के एक्स टी हो गया, ये मेरे पास क्या है, नॉन फंक्शन, ये हमें गिवन होंगे, इसके बारे में हमें पता होगा। और जैसे कि यहाँ पे एक्स और टी मैंने बता दिया आपको वेरिएबल है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे यूज हुआ है और लैम्डा हुआ, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। क्योंकि जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाई है, तो इसमें हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन क्या है, ये हमें पता है, ये x का फंक्शन है, इसके बारे में भी पता हमें, ये x और t दोनों का फंक्शन है, इसके बारे में भी पता चल गया, हमें पता है फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास अननोन फंक्शन है, इसके बारे में हमें निकालना है। x और y, x और t मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, a b और लैम्डा मेरे पास कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। और इंटीग्रल इक्वेशन के लिए आपको सिंपल सा इतना देखना है कि इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा हो, इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा हो, इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। एक मिनट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल। अब हमने ये चीज तो समझ ली कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। इंटीग्रल इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब उसको हम लीनियर और नॉन लीनियर कब कहेंगे। अब देखो, लीनियर से आपको जो मैंने अभी बताया था, बचपन में अगर बात करें, लीनियर से हमें क्या होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तब हम उसको लीनियर बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 1 नहीं है तब हम उसको क्या कह देते हैं, नॉन लीनियर। तो इसी से जो पुरानी चीजें होती है ना बेटा, जो हमारी ओल्ड नॉलेज होती है, उन्हीं का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो उसी से थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट है, वही चीज है। अब देखो, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। मैं इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर कब कहूंगी, इफ ओनली लीनियर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन इट अपॉन द अननोन फंक्शन। अब देखो, जब हम इंटीग्रल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो बेटा पूरा का पूरा भार इसने किस पे सौंप दिया, ठीक है, अननोन फंक्शन पर। अननोन फंक्शन पर ही इसने पूरा का पूरा भार थोप दिया, ठीक है। कि अगर मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन है तो हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन होगा, तभी हम उसको, उस इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो उसने क्या किया मेरे बच्चों, उसने लीनियर भी किस पे थोप दिया, अननोन फंक्शन पे। कि मेरे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसको मैं लीनियर तब बोलूंगी जब मेरे पास जो अननोन फंक्शन है इसके ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म्ड हुआ हो, मतलब सिर्फ लीनियर ऑपरेशन उसके ऊपर हो। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एन इंटीग्रल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज नोन एज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी मैंने आपको बताया था ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसको लीनियर कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे वेरिएबल का तो काम चल नहीं रहा, यहाँ पे तो जो बोलबाला है वो हमारे पास अननोन फंक्शन का बोलबाला है, ठीक है। तो अननोन फंक्शन से ही बात करेंगे। तो उसने बोला इसको लीनियर मैं तब बोलूंगी जब अननोन फंक्शन जो है इसके ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो, मतलब इसको आप ये चीज ध्यान रखना कि इसकी पावर भी यहाँ पे 1, तभी ये लीनियर ऑपरेशन को मतलब इसके ऊपर लीनियर ऑपरेशन तभी लगेगा जब इसकी पावर 1 हो। अगर कहीं पे इसकी पावर मेरे पास 2 आ गई तो वो जो लीनियर ऑपरेशन है ना उसको ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। बात समझ आई, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो
हम इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर तब कहेंगे जब हमारे पास अननोन फंक्शन के ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म्ड हुआ हो। और लीनियर ऑपरेशन तभी परफॉर्म्ड होगा जब इसकी पावर क्या होगा, 1 होगा। अगर पावर 2 आता है तो लीनियर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता। तो इस चीज से आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला यहाँ पे पावर 1 है तो लीनियर हो गया। अगर पावर 2 या उसके अलावा कुछ भी, मतलब 1 के अलावा कुछ भी आती है, 2 3 4 कुछ भी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अननोन फंक्शन जो है इसके ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो लीनियर ऑपरेशन तभी परफॉर्म होगा जब इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। इतना क्लियर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे बोल दिया गया कि लीनियर नॉन लीनियर की तो बात हमने कर ली बेटा। अब जो पिछले मैंने 3 एग्जांपल आपको दिखाए थे, 3 इक्वेशन दिखाई थी, उसमें से चेक करो कि कौन सी लीनियर है कौन सी नॉन लीनियर है। तो बेटा हमें सिर्फ क्या चेक करना है, जो अननोन फंक्शन है, बस यहाँ पे तो बोलबाला अननोन फंक्शन का ही है। तो जो अननोन फंक्शन है उसकी पावर क्या हो, 1 हो, तभी ये क्या करेगा, लीनियर ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो इसकी पावर 1 देखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो दिस इज द लीनियर। यहाँ पे देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो दिस इज लीनियर। अब देखो यहाँ पे तो 1 है बट यहाँ पे क्या आ गए 2, तो दिस इज नॉट लीनियर। बात समझ आई। अननोन फंक्शन की पावर 1 हो, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। कहना डेफिनेशन वही है कि जो हमारे पास अननोन फंक्शन होगा उसके ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म्ड होना चाहिए, तभी हम उसको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। तो लीनियर, जो लीनियर ऑपरेशन मैं आपको बोल रही हूँ ना बेटा, वो सिर्फ हमारा इसकी पावर जब 1 होगी तभी अप्लाई, तभी परफॉर्म करेगा। अगर इसके ऊपर मैं 2 लिख दूं ना, इसकी पावर 2 हो जाए, तब लीनियर ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो 1 पावर होगी तभी परफॉर्म करेगा, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट बाय इन द अबव डेफिनेशन, इस वाली डेफिनेशन कि उससे हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मेरे पास क्या हो जाएंगी, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन जाएंगी, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। और थर्ड मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे थर्ड होगा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ये चीज भी पता चल गई कि इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, आपको ये भी पता चल गया लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जो हम अभी पढ़ा ना, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। इसी पर आगे की जो थ्योरी है इसी के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे लिखा भी, द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इज द फॉर्म। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है v ऑफ एक्स u ऑफ एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो देखो यहाँ पे अपर लिमिट होती है, यहाँ पे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे a और यहाँ पे के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन का चेक करें। इंटीग्रल इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर बैठा हो, तो ये बैठा, तो दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन। अब लीनियर किसको कहते हैं बेटा, लीनियर हम उसको कहते हैं जो अननोन फंक्शन पर हमारे पास सिर्फ लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म होने का मतलब क्या है बेटा, इसकी पावर यहाँ पे 1 हो, ठीक है। वो मैंने चीज बता दी आपको क्यों। तो यहाँ पे देखो इसकी यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो ये चीज माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना। मोस्ट जनरल टाइप ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वी एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल साइन, जो इंटीग्रेशन ए, यहाँ पे अपर लिमिट हम बताएंगे किस हिसाब से रखना है, के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अपर लिमिट की मैं बात करूँ, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रल साइन ऐसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे अपर लिमिट होती है, ऐसी तो होता है। बट यहाँ पे हमने ये तो फिक्स कर, मतलब यहाँ पे तो ये तो बता दिया कि लोअर लिमिट ही होगी, पर अपर का हमने यहाँ पे गायब कर दिया यहाँ पे। तो इसका लॉजिक क्या है बेटा, जो अपर लिमिट है वो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकती है और यहाँ पे ये वेरिएबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज फिक्स कर दी कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखा हुआ, वेयर द अपर लिमिट में बी आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। द फंक्शन एफ हो गया, वी हो गया एंड के हो गया, ये मेरे पास क्या है, नॉन फंक्शन है। और जो यू है वो मेरे पास क्या है, अननोन फंक्शन विच इज टू बी डिटरमाइंड, जिसको हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। और जो लैम्डा है मेरे पास वो नॉन जीरो, रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर हो सकता है, मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर बाय चांस मैं लैम्डा जीरो ले लूं तो ये मेरे पास पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, जीरो। बात समझ आई, तो मेरे पास दिस इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ये क्या मेरे पास कोई इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। इंटीग्रल इक्वेशन के लिए तो इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा होना चाहिए, अननोन फंक्शन। जैसे ही लैम्डा जीरो हुआ तो ये अननोन, इंटीग्रल के अंदर अननोन साइन, अननोन फंक्शन जो बैठा हुआ ये तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और गायब होते ही हम उस इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन थोड़ा ना बोल देंगे बेटा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्यों पता, हर वर्ड का ना एक लॉजिक होता है, वही चीज है कि लैम्डा मेरे पास नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं होगा, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, पर जीरो नहीं होगा। क्योंकि जीरो होते ही ये टर्म गायब हो जाएगी, ये टर्म गायब होते ही इंटीग्रल इक्वेशन गायब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठेगा, तभी हम उसको बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। इतना क्लियर। और ये मेरे पास रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में से कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, द फंक्शन जो मेरे पास ये kxt जो है, इसको हम बोलते हैं नॉन एज कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। अब जो आगे मैं मतलब कुछ डेफिनेशंस एंड देन कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी, तो वहां पे ये kxt मुझे वहां पे गिवन होगा, तो मैं वहां पे बोलूंगी कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाना, इसको हम बोलते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, फिर अपना आगे चलते हैं। देखो, मोस्ट जनरल फॉर्म जो है लीनियर इंटीग्रल की वो ये है। अब मैंने ये भी चेक कर लिया कि दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन, और लीनियर का भी चेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। अब देखो यहाँ पे ये v फंक्शन है, ये f फंक्शन है और ये के एक्स टी फंक्शन है। ये हमें तीनों के तीनों क्या है, नॉन फंक्शन है। इतना क्लियर हो गया। अननोन फंक्शन यहाँ पे क्या है, u मेरे पास क्या है, अननोन फंक्शन। ठीक है, देखो ये मेरे पास हो गया अननोन, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, बट हमें ये अननोन तो मिला है, अननोन। अब ये अननोन है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन। ठीक है, अब ये एंड ये मेरे पास क्या है, नॉन फंक्शन, हम इनके बारे में जानते हैं। और ये x का फंक्शन है, यहाँ पे ये भी x का फंक्शन होगा, बट जो k है वो मेरे पास x और t दोनों का फंक्शन आएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो मैंने इसके बारे में पता कर लिया, इसके भी, इसके इन सब के बारे में मेरे पता हो गया। और एक्स टी का आपको पता है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a, जो ए की बाद में बात करते हैं। यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा मेरे पास क्या है, नॉन जीरो, रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर भी हो सकता है और रियल भी, पर ये नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि जैसे ही ये जीरो हुआ तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो इंटीग्रल इक्वेशन ही गायब हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, पर जीरो नहीं होगी। ठीक है,
इतना क्लियर। तो इसका भी पता चल गया। अब यहाँ पे मेरे पास ए क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब जो ये मेरे पास लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट की जब हम बात करेंगे ये मेरे पास कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब फिक्स कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर, कांस्टेंट। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन लीनियर इंटीग्रल, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच बेटा। आई होप ये चीज़, हमने एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि हम इंटीग्रल इक्वेशन किसको कहते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन तो कहते ही हैं, साथ में लीनियर किसको कहते हैं, नॉन लीनियर किसको कहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की जो मोस्ट जनरल फॉर्म है। ठीक है बेटा, उसी के बेस पे हम आगे के टॉपिक करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।